नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब के चैनल दीपक त्रिपाठी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और पूर्व में हमने पदार्थ विज्ञान टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पदार्थों के गुण, पदार्थों की अवस्थाएं तथा विभिन्न टॉपिक पर हमने अध्ययन किया था। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है ऊष्मा एवं तापमान। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारे जीवन में ऊष्मा का कितना महत्व है और तापमान का कितना महत्व है। साथ ही में ऊष्मा क्या होती है, तापमान क्या होता है, पदार्थों का ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने PDF तैयार है, ऊष्मा एवं तापमान। ठीक है, सबसे फर्स्टली चीज़ ये है कि ऊष्मा होती क्या है। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा को अंग्रेजी में कहते हैं हीट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि कहीं पर दो लकड़ी जल रही है, ठीक है ना, आप उसके पास में बैठे हो। अगर आप उसके पास बैठोगे तो आपको क्या महसूस होगी? गर्मी महसूस होगी। अगर आप उस आग से दूर जाकर कहीं पर बैठोगे तो आपको क्या होगी? मतलब इतनी गर्मी नहीं लगेगी। जैसे कि एक एग्जांपल यूँ समझिए कि आप सुबह की 6 बजे एक गार्डन में खड़े हो तो आपको ठंडी ठंडी हवाएं लगेगी। ठीक है, दिन में अगर आप 12 बजे खड़े हो तो आपको तेज़ धूप लगेगी। शाम को खड़े हो तो वापस थोड़ी कम गर्मी लगेगी। इसका मतलब ये है कि आपको सर्दी तथा गर्मी का जो अनुभव हो रहा है वही क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है। जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है या उससे ऊष्मा ली जाती है तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे कि किसी वस्तु है, अगर उसको आप हीट दे रहे हो तो क्या होगा? वो गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें परिवर्तन आ रहा है। या किसी से अगर आप ऊष्मा ले रहे हो तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, बर्फ़ है। बर्फ़ से आप क्या कर रहे हो? ऊष्मा ले, धूप में रख रहे हो तो क्या करो? उससे ऊष्मा ले रहे हो या उसको ऊष्मा दे रहे हो। जैसे कि ठीक है ना, तो उसको हीट दी तो क्या होगा? उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया और वो क्या हो गया? बर्फ़ से पानी के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी ठोस से द्रव में परिवर्तित हो गया है। दूसरा क्या होगा? तापमान में अंतर आएगा। जैसे किसी पानी को, ठीक है, ठंडे स्थान से ला करके गर्म स्थान पर रख दो तो उसके टेम्परेचर में क्या होगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। और तीसरा है आयतन में अंतर आता है। आयतन में अंतर का मतलब ये होगा कि जैसे कि कुछ चीज़ें अगर पिघलेगी तो वो फैलेगी। फैलने से क्या होगा? उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो ऊष्मा की कुछ हमने यहाँ पर डेफिनेशंस पढ़ी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, सर्दी तथा गर्मी का अनुभव कहलाता है, क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है। जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाए या ऊष्मा ली जाए तो उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे। कौन कौन से परिवर्तन? उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके तापमान में अंतर होता है और उसके आयतन में अंतर आता है। ये क्या कहलाता है? हीट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ऊष्मा की प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ऊष्मा की इकाइयों से प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में बनता ही बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलोरी के बारे में। ठीक है, कैलोरी की डेफिनेशन क्या है? देखिए, किताबों में बहुत लेंदी दी होती है इसकी डेफिनेशन। इसको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन समझेंगे। 1 ग्राम पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, यानी 1 ग्राम पानी कितना लेना है आपको? सिर्फ 1 ग्राम लेना है और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? ओनली 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो ये क्या कहलाती है? मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा खर्च होगी वो क्या कहलाएगा? कैलोरी कहलाती है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.182 जूल होते हैं। ये आपको फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या होती है? 1 पौंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा जरूरत होती है वो क्या कहलाता है? सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट कहलाता है। इसको 1 CHU भी लिख सकते हैं। और 1 CHU में कितनी कैलोरी होती है? तो देखिए 1 CHU में 453.6 कैलोरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बारे में। 1 पौंड पानी का तापक्रम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना। देखिए दोनों की डेफिनेशन सेम है, CHU और BTHU की। बस एक अंतर है कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना बढ़ा रहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहते हैं, जबकि यहाँ पर कितना बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आप बढ़ा रहे हैं। तो 1 BTHU बराबर कितना होता है? 252 कैलोरी। ठीक है, और 1 CHU कितने BTHU के बराबर होता है? 9/5 BTHU के बराबर होता है। इसको हम 1.8 BTHU भी कहते हैं, यानी कि 1.8 BTHU ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट और सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट, तीनों में क्या संबंध होता है।
तो देखिए एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट 0.55 CHU के बराबर होता है और 0.55 CHU 252 कैलोरी के बराबर होता है। यानी कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी कैलोरी होती है? 252 कैलोरी होती है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने CHU होती है, मतलब सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट कितनी होती है? 0.555 सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट होती है। तो ये इसका तीनों के बीच में संबंध है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटवार की जो तैयारी करे उनके सीधा स्पष्ट टॉपिक के दे रखा है, मतलब स्पष्ट तो नहीं दिया हुआ है लेकिन हमेशा ऊष्मा से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पटवारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊष्मा एवं तापमान। नेक्स्ट बात है, देखिए ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, मतलब ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए कुछ विधियाँ हैं। तो नंबर देखिए, एक कौन सी विधि है? चालन विधि। कौन सी विधि है? चालन विधि। चालन विधि में किसका प्रयोग है? ठोस द्वारा। यानी कि ऊष्मा को जब ठोस के माध्यम से किसी दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ठोस का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि समझिए, यहाँ पर मैं बोलता हूँ, यहाँ पर जैसे आग लगी हुई, यहाँ पर क्या लगी हुई? आग लगी हुई है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में एक लोहे की रॉड है। अब यहाँ पर क्या किया उसने? यहाँ पे लोहे की रॉड को आग में रखा तो उसका एक सिरा गर्म होगा। यह गर्म होता होता यह सिरा, पूरी रोड धीरे धीरे क्या होगी? गर्म होगी। यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोड क्या होगी? धीरे 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 गर्म होगी। तो ये क्या हुआ? ऊष्मा का चालन हुआ। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान कर रही है। तो किस माध्यम से कर रही है? ठोस के द्वारा कर रही है। इसको क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? संवहन विधि। संवहन विधि क्या होती है? द्रव तथा गैस के द्वारा अगर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो क्या कहलाएगा? संवहन विधि कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विकिरण। विकिरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ना तो ठोस की आवश्यकता होती है, ना द्रव की होती है, ना गैस की होती है। ठीक है ना? तो ये तीन प्रकार है ऊष्मा के स्थानांतरण के। प्रश्न पूछा जाता है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी प्रमुख विधियाँ हैं? तो चालन, संवहन और विकिरण। चालन में ठोस के द्वारा, संवहन में द्रव तथा गैस के द्वारा और विकिरण में बिना किसी माध्यम के। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऊष्मा के प्रमुख साधन, कि ऊष्मा के साधन कौन कौन से माने गए। यानी कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा कहाँ से क्रिएट होती है, कहाँ से उसका उद्गम होता है। तो देखिए घर्षण के द्वारा। घर्षण का मतलब सर्दी में जब हमें सर्दी लगती है तो हमारे हाथों को हम रगड़ते हैं, तो रगड़ने से जो घर्षण उत्पन्न होता है उससे क्या होता है? गर्मी निकलती है, यानी हीट उसमें क्या हुई? उसमें हीट निकली है, तो उसे क्या कहेंगे? घर्षण विधि के द्वारा ऊष्मा, मतलब ऊष्मा प्राप्ति के साधन है ये। ठीक है। दूसरा दहन के द्वारा, जब किसी में आग लगाई जाती है तो दहन के द्वारा। आणविक ऊर्जा, अणुओं के जब टकराने से जो एनर्जी निकलती है उसे भी एनर्जी का उद्गम होता है। रासायनिक ऊर्जा द्वारा, विद्युत ऊर्जा द्वारा और सूर्य के द्वारा। तो ये ऊर्जा के प्रमुख प्राप्ति के साधन माने गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऊष्मा के प्रभाव के बारे में। देखिए ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। नंबर एक, किसी अवस्था तथा दशा में परिवर्तन है। यानी कि जैसे बर्फ है, बर्फ को हीट दी तो वो पानी में परिवर्तित, तो उसकी अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, यानी कि ठोस से द्रव में परिवर्तन हुआ है। ठीक है। विस्तार में परिवर्तन, विस्तार में मतलब कोई वस्तु है अगर उसे गर्म करते तो वो फैलती है, तो उसका मतलब है विस्तार में परिवर्तन। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है। विद्युतीय प्रभाव उसमें होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं तथा उसके टेम्परेचर में भी परिवर्तन होते हैं। तो ये कुछ 6 प्रभाव है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऊष्मा के क्या क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मा की मात्रा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिकों में से कि ऊष्मा की मात्रा क्या होती है। ठीक है। किसी वस्तु में स्थित जो ऊष्मा की मात्रा है वह वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके तापमान की क्या होती है? समानुपाती होती है। देखिए ऊष्मा की मात्रा समानुपाती तो मतलब क्या आएगा? प्रोपोर्शनल टू का साइन। देखो मैं इसे जूम करके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए ऊष्मा की मात्रा दे रखा है। ठीक है। क्या दे रखा है? प्रोपोर्शनल का सिंबल का मतलब क्या है? यहाँ दे रखा है समानुपाती होता है, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m, और वस्तु का तापमान कितना है? T। यानी द्रव्यमान और तापमान का जो गुणा होता है वह वस्तु की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये होगा जैसे जैसे ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के तापमान में क्या होगा? इनमें भी वृद्धि होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कहा कि एक बर्फ़ है, बर्फ़ में क्या करी आपने? ऊष्मा की मात्रा बढ़ाई। जब ऊष्मा की मात्रा बढ़ाओगे तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है। उसके तापमान में भी क्या होगा? उसके तापमान में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जल तुल्यांक के बारे में। देखिए जल तुल्यांक क्या होता है?
जल तुल्यांक कहता है कि पदार्थ का द्रव्यमान और पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? जल तुल्यांक कहलाता है। और ऊष्मा का यांत्रिक जल तुल्यांक कितना माना गया है? 0.418 जूल होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऊष्मा का यांत्रिक जल तुल्यांक कितना होता है, तो 0.418 जूल ऊष्मा का यांत्रिक जल तुल्यांक होता है। नेक्स्ट बात करते, देखिए विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा का जो प्रयोग होता है ऊष्माधारिता तथा जल तुल्यांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, ऊष्माधारिता एवं जल तुल्यांक ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सी ऊष्मा का प्रयोग होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? पदार्थ की m ग्राम मात्रा का तापक्रम 10 T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए ली गई ऊष्मा। यानी कि आपने पदार्थ की कुछ मात्रा ली है, जैसे कि मैं बोलता हूँ मैंने पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा ली है, तो 10 ग्राम मात्रा के लिए मुझे जितना ताप चाहिएगा उसके किसी 1 डिग्री सेल्सियस को भी बढ़ाने के लिए उसके तापमान को, ठीक है, बटावा पानी की m ग्राम मात्रा। यहाँ पे देखो पदार्थ और नीचे क्या है? पानी है। तो पानी की m ग्राम मात्रा का ताप तथा 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए उपयुक्त ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा है। देखिए ये काफ़ी परीक्षा में सीधा फैक्ट पूछा जाता है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है जो सर्वाधिक होती है। एल्यूमिनियम की 0.21, मैग्नीशियम की 0.25, आयरन की 0.11, सीसा की 0.03, तांबा की 0.092, अल्कोहल की 0.60, पारे की कितनी होती है? 0.04। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है। पिछली बार के एग्जाम में अल्कोहल पूछा गया था कि अल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0.60 होती है। पीतल की कितनी होती तो 0.09, यूरेका की कितनी होती है? 0.10, सीसा की कितनी होती है? 0.16, बर्फ की कितनी होती है? 0.50। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कई बार लोग ये सोचते कि जितनी पानी की होगी उतनी ही बर्फ की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों के क्या होता है कि दोनों के टेम्परेचर में भी फ़र्क होता है। पानी होगा उसका टेम्परेचर कम होता है और बर्फ़ का टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक है, मतलब बर्फ़ का टेम्परेचर और कम होता है, मतलब पानी का टेम्परेचर बर्फ़ के टेम्परेचर से क्या होगा? अधिक होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कि पदार्थ में की मात्रा के लिए बढ़ा T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए ली गई ऊष्मा। तो ऑब्वियसली बात है कि बर्फ़ को जब हीट देंगे तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके वो पानी में परिवर्तित होगा। और अगर पानी को ही हम हीट देंगे तो पानी तो वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा, इसलिए पानी से ज़्यादा हीट बर्फ़ को दी जाती है। तो बर्फ़ का विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.50 होती है, जबकि पानी की कितनी होती है? 1 होती है। संगमरमर की कितनी होती है? 0.21। कार्बन की कितनी होती है? 0.17। जिंक की कितनी होती है? 0.92। तांबे की और जिंक की दोनों की एक जैसी होती है, 0.92। चांदी की कितनी होती है? 0.055। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा। देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा अभी हमने पढ़ी 1 होती है, लेकिन इसकी देखिए अलग अलग जगह अलग अलग इकाइयाँ चेंज हो गई है, ठीक है। तो देखिए कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। किलो कैलोरी की बात करूंगा, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में भी कितनी होती है? 1 होती है। 4.2 इंटू 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है? 4.2। यहाँ पर ये चीज़ ये अलग है, और यहाँ पर देखिए किलो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में भी कितनी है? 4.2। तो जैसे ही मात्रक चेंज होगा जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान भी परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बेसिक डेफिनेशनों के बारे में जाना, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो वो मैं कल आपको इसके ऊष्मा तापमान के चैप्टर नंबर 2 में आपको प्रदान करूंगा। मैं आपको एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन कर लेता हूं आज जो हमने पढ़ा उसके बारे में। ऊष्मा क्या होता है? सर्दी तथा गर्मी का अनुभव क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है, ठीक है। जब ऊष्मा दी जाती है ली जाती है तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, उसके आयतन में परिवर्तन आता है। ऊष्मा की प्रमुख इकाइयों के बारे में पढ़ा था, कैलोरी, सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट और ब्रिटिश थर्मल हीट यूनिट के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने ऊष्मा की प्रमुख विधियाँ पढ़ी, चालन में ठोस द्वारा, संवहन में गैस तथा द्रव द्वारा, विकिरण में कोई भी माध्यम नहीं होता है। ऊष्मा के हमने साधन पढ़े कि ऊष्मा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, तो घर्षण द्वारा, दहन द्वारा, आणविक ऊर्जा द्वारा, रासायनिक ऊर्जा द्वारा, विद्युत ऊर्जा द्वारा और सूर्य के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट हमने बात की थी ऊष्मा के प्रमुख प्रभावों के बारे में पढ़ा था। ऊष्मा से दशा में परिवर्तन आता है,
विस्तार में परिवर्तन आता है, भौतिक गुण में परिवर्तन आता है, विद्युतीय प्रभाव होते हैं उससे, रासायनिक परिवर्तन आता है और तापमान में परिवर्तन आता है। ठीक है, फिर हमने ऊष्मा की मात्रा पढ़ा। क्या होता है ऊष्मा की मात्रा? वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के तापमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। इसी प्रकार हमने जल का तुल्यांक पढ़ा। जल तुल्यांक ऊष्मा का यांत्रिक जल तुल्यांक कितना होता है? 0.416 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखिए बात करी थी हमने विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात की। विशिष्ट ऊष्मा क्या करती है? ऊष्माधारिता एवं जल तुल्यांक ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। विभिन्न पदार्थों की हमने ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का मान पढ़ा, अलग अलग पढ़ा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पानी का, बर्फ़ का, चांदी का, जिंक का, तांबे का, एल्कोहल और पारे का। ये कुछ प्रमुख है जो परीक्षा में अभी तक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट बात की थी हमने जल की विशिष्ट ऊष्मा, अलग अलग यूनिट्स में जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान भी अलग अलग होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। मेरे वीडियो काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी सटीक होते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आज पढ़ा है तो कल देख लेंगे, ऐसा नहीं। आप डेली टू डेली देखिए आपका, और आप इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप जितना नोट डाउन करोगे और जितना आराम से वीडियो को देखोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे वापस से नए ऊष्मा एवं तापमान के पार्ट नंबर 2 के साथ में। धन्यवाद।